हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट। अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें हमने ये निकाला हाउ टू मेजर, और जहां पर भी मेजरमेंट होगा, जहां पर भी हम माप करेंगे, वहां पर गलतियों की, त्रुटियों की होने की पूरी संभावना है। ये कहा गया है ना, जहां पर भी आप कुछ नया करेंगे त्रुटियां भी होती रहेंगी। तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की हो सकती है, ये शुरू कहां से हुई, इसकी चर्चा कहां से हुई और इसको दूर कैसे कर सकते हैं, हम उन सभी पर आज की चर्चाएं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले, वैसे तो सभी को मालूम है कि आदमी गलतियों से ही सीखता है और गलतियां करता है। तो मापन में जो सबसे पहले आए वो आए हाइजेनबर्ग। आपने एक सिद्धांत हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में कि किसी भी भौतिक राशि की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। अब कमी अगर रह गई है यहां पर, तो हम कहते हैं कि हमें अगर अपनी गलतियां पता लग जाए तो हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कहां कहां पर गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों का सुधार हम कैसे करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं एरर इन मेजरमेंट की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। ये जो है आपका पहला पार्ट कहलाता है सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। हम हिंदी में कहते हैं इसको क्रमबद्ध त्रुटियां, या इसी को कह सकते हैं आप सिस्टमेटिक एरर। और दूसरा होता है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर या कहते हैं इसी को अनियमित त्रुटियां। अनियमित त्रुटियां, यहां पर आप समझते चलें, जैसे मैंने बताया कि आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिला हुआ है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, जिसमें आपको पूरे वीडियो की संबंधित जो भी टॉपिक है उनकी नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर या रैंडम एरर में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की, क्रमबद्ध त्रुटियों की। अब त्रुटियां भी हैं, सिस्टमेटिक भी हैं। तो सिस्टमेटिक का यह मतलब होता है ऐसी त्रुटियां जिसका हम आकलन कर सकें, जिसमें सुधार कर सकें, जिसमें हमारा बस चले। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो सिस्टमेटिक एरर्स कहलाते हैं। रैंडम एरर है जिसकी कोई भविष्यवाणी न की जा सके, जिस पर हमारा कोई बस ना हो, हमारा कोई कंट्रोल ना हो, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रैंडम एरर कहलाते हैं, अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि ये त्रुटियों के कारण कैसे क्या है और सुधार कैसे कर सकते हैं। कह रहा है कि इसमें जो सबसे पहला कारण है क्रमबद्ध त्रुटि का, वो कहता है कि जो बाह्य उपकरण आपने लिए हुए हैं, जो प्रैक्टिकल करने के लिए, जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपने उपकरण लिया हुआ है, उसमें अगर त्रुटि हो, तो पहला हम कहते हैं कि एरर किसके कारण, इंस्ट्रूमेंट के कारण। तो हमारा ये है एरर किसके कारण, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट।
तो अगर इंस्ट्रूमेंट के कारण हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरर की, तो होता क्या है, हमने सपोज किया कोई हमने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, हमने स्केली ले ली, किसी भी लाइन को नापना हुआ, हमने वर्नियर लिया, किसी गोले की त्रिज्या निकालनी हुई, हमने स्क्रू गेज लिया, उससे हमने किसी तार की व्यास निकालना चाहा, या किसी भी प्रकार की डिवाइस से कोई मेजरमेंट करना चाहा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें कोई शून्य त्रुटि तो नहीं है। शून्य मतलब कह रहा है कि पहले ये चेक करना होता है कि जब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है उस समय वो रीडिंग 0 से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो रीडिंग 0 से ही स्टार्ट ना हो रही हो तो उसमें पहले से ही हम कहेंगे कि थोड़ी ना थोड़ी एरर है। हमारी अगर काउंटिंग ही 0 से नहीं शुरू हो रही है, हमारी काउंटिंग 1 mm के बजाय 2 mm से शुरू हो रही है, या 0.2 mm से शुरू हो रही है, या 0.02 mm से शुरू हो रही है, तो हम कहेंगे इतने की हमारी क्या है, जीरो एरर है। ठीक है, तो जीरो एरर अगर आ जाता है तो उस जीरो एरर को हम किसके कारण लिखते हैं, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। और सुधार कैसे करते हैं इसका, कहता है सुधार करने के लिए आप उस जीरो एरर को जो भी आपकी प्रेक्षण वैल्यू आए, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आए, उसमें आप उतना ऐड कर देंगे। अगर 0 से आगे है और अगर 0 से पहले है मेजरमेंट तो उतना माइनस कर देंगे। तो ये आपका एरर हो गई, एक तो जीरो एरर। दूसरा हमारे साथ क्या दिक्कतें हैं कि हम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होना क्या चाहिए, हम पहले ऑब्जेक्ट पढ़ें, फिर हम उसमें जो उपकरण यूज हो रहे हैं, फिर प्रयोग विधि करके हम सीधा प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। पर ये गलत है। कह रहा है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट पढ़ें, उसकी प्रयोग विधि पढ़ें, तो सबसे पहले एक लास्ट में टॉपिक दिया रहता है प्रिकॉशन एंड एरर, सावधानियां। तो पहले आपको सावधानियां बरतनी है कि आखिर हम प्रैक्टिकल करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरते, और उन सावधानियों को ध्यान देंगे तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना हमें आ जाएगा और उसमें एरर कम होगी। ठीक है, तो ये जो हमने कहा कि सबसे पहले एरर का कारण क्या है, सिस्टमेटिक एरर का, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को कारण होने वाली एरर हमारी क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, दूसरा कहता है एरर्स ड्यू टू इनपरफेक्टनेस, एरर ड्यू टू इनपरफेक्टनेस, इनपरफेक्टनेस मतलब अपरिपक्वता। जिस एक्सपेरिमेंट को करने में हमने कभी किया ना हो, पहली बार कर रहे हो, आपने पहली बार आपने वर्नियर लिया और पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको उसमें परफेक्ट नहीं है मेजरमेंट में, तो हो सकता है कि उस दौरान आपसे कुछ त्रुटियां हो जाए। इसीलिए करते क्या है कि त्रुटियों को कहते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार मत करो, उसको 4 से 5 बार करो और उसका एवरेज ले लो। तो 4 से 5 बार करने में आप उस एक्सपेरिमेंट में परफेक्ट हो जाएंगे, और वो जो इनमेच्योरिटी रहती है, इनपरफेक्टनेस रहती है, वो आपकी एरर में नहीं आएगी। कहते नहीं है कि ये तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट कहाँ से आता है, एक्सपर्ट आपके अनुभव से ही आता है। जब आप उसको कई बार करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज आपके क्या रहेंगे, इनपरफेक्ट रहेंगे उस एक्सपेरिमेंट में, और उसके कारण भी एरर आती है। ठीक है, नंबर 3, ये जितने भी बात कर रहे हैं हर फील्ड में भी इस तरह से होता है। तीसरा हम बात करेंगे पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां क्या होती हैं कि कुछ हमारे मापन के जो ढंग होते हैं, जो तरीके होते हैं,
उससे भी कभी कभी त्रुटियां आती हैं। अच्छा, आप एक पैरालॉक्स एरर के बारे में सुना है? नहीं सुना है, फिर से हम उसकी चर्चा करें। आज आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करिएगा, ऐसे उंगली से आप उसको फोकस कर लीजिए, और उंगली से फोकस करने के बाद पहले आप बाएं आंख को दबाकर उस फोकस उस उंगली पर करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पर करेंगे, और जब आप उस आंख से जाए दूसरी आंख से करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जहां पर आपकी उंगली का आपने फोकस किया हुआ था वो वहां से शिफ्ट कर गई है। ये एरर क्या कहलाती है? पैरेलैक्स एरर कहलाती है। इस पैरेलैक्स एरर में होता क्या है कि हमारे देखने की जो तरीका है, जो दृष्टि है, उससे भी एरर आ जाता है। इसी तरीके की कोई इंस्ट्रूमेंट है जो हमने कहा हमारे लेफ्ट में है, हम थोड़ा सा झुक कर बाएं हाथ से देख रहे हैं, हम राइटी हैं, या हम लेफ्ट में है, हमने लेफ्ट से उसको ऑब्जर्व किया झुक कर, तो कह रहा है इसमें भी अलग अलग रीडिंग आने की पूरी संभावना है। तो उसी लिए कहता है कि जब भी रीडिंग ले इस तरह के ऑब्जेक्ट की तो सामने से ले, आप राइट और लेफ्ट की ओर झुककर रीडिंग ना ले। ठीक है, तो ये सारी जो त्रुटियां होती हैं वो त्रुटियां क्या कहलाती है? ये आपकी पर्सनल एरर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पर्सनल एरर, जिसके कारण ये त्रुटियां हो रही हैं। एक और इसमें होता है कि कोई एक्सटर्नल रीजन हो, बाह्य रीजन, मतलब हम कहते हैं चौथा, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन इनमें किसी बाह्य कारणों के द्वारा होने वाली त्रुटियां, जैसे बहुत सी भौतिक राशियां जो है वो ताप पर, दाब पर निर्भर करती है। तो आपने पता चला कि जब आपका क्लास चल रही थी तो गर्मी थी, सितंबर अक्टूबर चल रहा था। जब आपका पेपर हुआ तो आपका दिसंबर आ गया, टेम्परेचर में 15 से 20 डिग्री की गिरावट आ गई, तो हमारा बहुत सी भौतिक राशियां उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? ताप के कारण हो गया। या प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाए, बहुत सी भौतिक राशियां जो है वो प्रेशर पर निर्भर करती हैं। ह्यूमिडिटी, या कहीं वायु का वेग, पंखा चल रहा हो तेजी से, या कहीं ओपन एरिया में कर रहे हो, बाहर हवा चल रही है, इन सब कारणों से जो एरर होती है वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। ये सभी जो त्रुटियां हैं हमारी, ये त्रुटियां किस कैटेगरी में आती हैं? ये सिस्टमेटिक एरर में आएगी। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर जिनको हम आकलन भी कर सकते हैं, इसको दूर भी कर सकते हैं। अब दूसरा होता है हमारा रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां। जैसा शुरू में हमने बताया, ऐसी त्रुटियां जिसकी कोई भविष्यवाणी ना हो, जिसपे हमारा कोई बस ना चले, अनकंट्रोल्ड हो, जिसका ना तो हम कोई परिमाण निकाल सके, ना ही कोई डायरेक्शन, ना ही कोई दिशा हो, ना ही कोई मैग्नीट्यूड हो, जिसका हम मेजरमेंट ही ना कर सके, हम उस गलतियों को सुधार भी ना सके और उस गलतियों को ऑब्जर्व भी ना कर सके, वो सभी हमारी क्या होती है? रैंडम एरर होती है। जैसे कि अभी हमने जो लास्ट में एक्सटर्नल रीजन की बात की, ताप या दाब में अचानक से कमी हो जाए, गैस पर चढ़ा दिया, तुरंत उबलने लग गया, या अचानक से कुछ ड्रॉप कर गया टेम्परेचर में, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये तो नेचर का है। नेचुरली अगर कोई चीज चेंज हो जा रही है, ताप और दाब, कल बहुत गर्मी थी, अचानक से शाम को ठंडक पड़ गई, या अचानक से कुछ परिवर्तन हो गया, या आपका कोई ऐसा प्रैक्टिकल, कोई ऐसा मापन जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पर निर्भर कर रहा हो, अचानक से वोल्टेज 280 हो जाए, फिर तुरंत ड्रॉप करके 180 हो जाए, तो ये जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, करंट का ड्रॉप होगा, या आप
किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर, जैसे आप घर में कर रहे हैं, आप स्थिर अवस्था में हैं, कहीं मूविंग बॉडी में है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको आप नहीं रोक सकते हैं, आपको उसी में करना है, या भूकंप ही आ जाए जिस पर हमारा कोई बस ना हो। तो इस प्रकार की सारी त्रुटियां जो है वो किस कैटेगरी में आती है? रैंडम एरर में आती है। एक तरीके से कह सकते हैं ये कंट्रोल्ड एरर है, ये अनकंट्रोल्ड एरर है। ऐसी एरर जिसके बारे में हम मेजर भी कर सकते हैं, सावधानियां बरत के हम उसको दूर भी कर सकते हैं, वो सभी सिस्टमेटिक एरर होगी। ऐसा जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, उसका कोई वैल्यूएशन ना हो, वो सभी हमारी किसमें होगी? रैंडम एरर में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ये था हमारा एरर इन मेजरमेंट। अच्छा, एरर इन मेजरमेंट में हमें कुछ छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए और फिर इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी हमें बात होनी चाहिए। तो हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत पूछी गई है, वो डेफिनेशन हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए। जैसे पूछ लेते हैं एक नंबर में कि बताओ लीस्ट काउंट क्या होता है? अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। ठीक, तो नाम में ही लग रहा है अल्पतमांक, मतलब सबसे कम मापा जाने वाला माप। कह रहा है किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो सबसे मिनिमम तुम नाप सकते हो वही उसका लीस्ट काउंट कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। जैसे जब स्केल लेते हो, मीटर स्केल, तो मीटर स्केल में आप मिनिमम 1 mm नाप सकते हैं। ठीक है, तो 1 mm क्या हो गया? उसका अल्पतमांक। फिर जब आपने वर्नियर देखा तो वो देखा कि 1 mm के 10 भाग वो कर रहा है 1/10, तो उसने पाया कि 0.1 mm जो है ये वर्नियर का अल्पतमांक है। इसको गेज ने क्या किया? उसके 100 टुकड़े कर दिए 1 mm के, तो हम कहते हैं 0.01 जो है वो तुम्हारा स्क्रू गेज का अल्पतमांक है। इस तरह हर चीज का होता है। जैसे घड़ी अगर आप देखें तो मिनिमम आपको जो मेजरमेंट है वो जो घड़ी की टिक टिक टिक, तो जो एक टिक है वो उसकी सबसे मिनिमम स्केल है। ठीक है, जो कि आपको वहां पर दिखाई देती है। ठीक इसी तरीके से कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपके यहाँ मिलीमीटर हो चाहे एमीटर हो, आपको देखना है कि जो उसका सबसे छोटा खाना है उसके द्वारा माप जो ली जा रही है वही हमारी क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लीस्ट काउंट। एक और जो पूछा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यथार्थ मान क्या होता है? कह रहा है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पहले जानना चाहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं है। तो हम जाकर टीचर्स को बताते हैं कि सर हमारा इस एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आया हुआ है। तो उसके पास उस रिजल्ट की वास्तविक मान रहता है कि आखिर वास्तविक में आना क्या चाहिए। और जो तुम्हारा एरर आया, तुम्हारा जो रिजल्ट आया हुआ है वो जितना वास्तविक मान के क्लोज होगा, जो रियल में आना चाहिए, जितना आप उसके क्लोज जाएंगे उतना ही हम कहते हैं कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, उतना ही आप यहां पर एग्जैक्ट, इसी को कहते हैं रियल वैल्यू के नजदीक पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि की जो वास्तविक मान से निकटतम जो हम मान निकालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। अच्छा, इसको निकालने के लिए करें क्या? हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। तो कहता है कि उसके लिए हमें करना क्या है? हम किसी एक्सपेरिमेंट को 4 से 5 बार करें। जैसे माना कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको पहली बार किया तो उसमें रीडिंग आई A1, दूसरी बार किया रीडिंग आई A2, तीसरी बार किया रीडिंग आई A3, चौथी बार किया रीडिंग आई A4, डॉट डॉट। हमने कहा कि 4 से 5 बार 6 बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया। अब कहो 4 से 5 बार कर रहे हैं लेकिन लगभग एक ही वैल्यू आ रही है,
तो इसे हम कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट की सूक्ष्मता की जांच की है। सूक्ष्मता की जांच मतलब प्रिसीजन। प्रिसीजन कहता है कि अगर किसी प्रैक्टिकल को 2 या 3 बार या 4 बार करने पर एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब आप लगभग एग्जैक्ट के करीब है, आप में प्रिसीजन ना के बराबर है, सूक्ष्मता जो है आपकी वो एकदम माइन्यूट लेवल पर हो गई है। तो कहता है कि करिए क्या, आप किसी भी फिजिक्स प्रैक्टिकल में जाएंगे तो हर प्रैक्टिकल को कहता है कम से कम 4 से 5 बार करो। जैसे हमने यहाँ पे अगर 4 बार कर दिया, कह रहा 4 बार करके इन चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड करके इसका औसत मान निकाल लो। तो औसत मान लगभग एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल में ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं इनको दूर करने की ये एक हमारा उपाय है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के कारण होगा तो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो इधर सावधानियों से करेंगे तो हमारा एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। वही हमारा परफेक्टनेस आ जाएगी एक्सपेरिमेंट को करने में। हमारी जो पर्सनल एरर है, हमने कहा पहली बार में कुछ और आ रहा है, दूसरी बार में कुछ और आ रहा है, तीसरी बार में कुछ और आ रहा है, तो हमने कहा कि एक एवरेज ले लिया तो हमारी पर्सनल एरर भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा तरीका है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का, जो कि हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तथा एरर इन मेजरमेंट, मापन में होने वाली त्रुटियां। ठीक, अब इसी में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में त्रुटियों का आकलन एवं संयोजन पढ़ेंगे, मतलब एस्टिमेशन ऑफ एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहें, 11th हो या पॉलिटेक्निक हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। तो आप इसको पढ़ें। नोट्स जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसमें नोट्स उपलब्ध है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।